Hello students, myself Dr. Meena Mishra and this is my second lecture video of History Paper 2nd Unit 1st for BA 4th semester. And today's topic is Home Policy of Napoleon III. In previous lecture video, you have studied about Napoleon III, his introduction and how he became the President of France and made new constitution for second monarchy. In this lecture video, we are going to study about home policy of Napoleon III. So students, let me start. Previous lecture video में आपने क्या पढ़ा कि नेपोलियन थर्ड जो था उसका कैसे प्रेसिडेंट के रूप में चुनाव होता है, कैसे लुई फिलिप के बाद 1848 के जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद लुई फिलिप गद्दी से उतारा जाता है, फिर उसके बाद एक कार्यकारी सरकार की संगठित की जाती है, फिर उसके लिए संविधान बनने की कोशिश की जाती है, रिपब्लिकन एंड सोशलिस्ट पार्टी किस तरह लीड करते हैं एंड उसके बाद संविधान बनाने की जो असेंबली थी उसमें किस तरह राष्ट्रपति का चुनाव होता है एंड कैबिनेट को हरा करके किस तरह नेपोलियन जो है वो सेकंड मोनार्की का एम्परर बनता है। उसके बाद कैसे उसने कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना की थी, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सीनेट के बारे। नेपोलियन थर्ड फ्रांस की शासन सत्ता को पूरी तरह अपने हाथ में रखना चाहता था और उसने जो लॉ दिया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, वो किस तरह से था, एक तंत्रीय, मीन्स वो यूनिकैमरल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन उसने बनाया था, जिसको फॉर्म किया था। ये क्लियर था उसमें कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ पब्लिक वो ख़त्म करना चाहता था। नेपोलियन थर्ड का ये बिलीव था कि जो फ्रांस के लोग हैं, जो पब्लिक ऑफ फ्रांस है, दे वांट टू प्रॉस्पर्टी, हैप्पीनेस, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्डर, नॉट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। उसका यही मानना था कि जो पब्लिक है उसे एक सही एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, उसको एक पीसफुली वातावरण चाहिए, न कि उसको राजनीतिक स्वतंत्रता में कोई रुचि है। और उसकी जो नीतियाँ थीं वो भी इसी पे आधारित थीं। सो उसने जो पॉलिसी कर रखी थी इसी बेस पे थी। अब आगे देखते हैं क्या उसने मेंशन किया, क्या बनाया। तो पहला जो है वो है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। जो उसने कठोर प्रशासन और सुव्यवस्था बना रखी थी उसमें क्या था, नेपोलियन कंस्ट्रक्टेड दैट एंटायर पावर ऑफ द किंगडम इन हिज हैंड बाय एस्टैब्लिशिंग एंड ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या किया था उसने कि एक कठोर निरंकुश प्रशासन की उसने स्थापना की थी। ओके, एंड उसके बाद क्या किया नेपोलियन ने कि पूरी जो किंगडम थी उसकी सारी ताकत, सारा जो पावर था वो किसके हैंड में रखा, इन हैंड ऑफ हिमसेल्फ। ओके, एंड इसके लिए क्या किया उसने सेकंड पॉइंट में देखिए मैंने क्या लिखा है। अगर यहाँ देखिए क्वेश्चन जो आता है कि नेपोलियन का जो लॉ था वो किस तरह, यूनिकैमरल। नेक्स्ट उसने क्या किया था, अब उसके वर्क क्या थे कि अलॉन्ग विद द रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क लाइक सप्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट, तो कम्युनिस्ट जो थे उनको उसने दबाया। एंड क्या किया, बैन ऑन प्रेस। ये देखिए ध्यान रखिएगा, इसको मैंने इसीलिए बोल्ड लिख दिया है ताकि आप अच्छे से इसको नोट कर सकें। बैन ऑन प्रेस एंड न्यूज़पेपर्स एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ ओपोनेंट्स। उसने क्या किया, सबसे पहले जो साम्यवादी थे उनका दमन किया, फिर प्रेस एंड समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स, दोनों पर बैन लगा दिया गया। जो विरोधी थे उनको जेल में डाल दिया। ओके, और क्या किया, या तो जेल में डाल दिया या फिर डिपोर्टेशन फ्रॉम द कंट्री, या तो फिर देश से निकाला दे दिया। ठीक है, एंड इसके बाद उसने क्या किया कि जो उग्रपंथी थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, ओके, जो प्रतिक्रियावादी लोग थे, उनके लिए उसकी जो नीति थी ये उदारवादिता से भरी थी, मतलब लिबरल एटीट्यूड था। ओके, एंड उसने क्या किया कि जो कोर्ट्स जो उसने मताधिकार का परिचय था, मताधिकार का अधिकार था, उसने सार्वलौकिक मताधिकार प्रदान किया था। ओके, अब यहाँ देखिए, ही इंट्रोड्यूस द लिबरल एटीट्यूड टुवर्ड्स एक्सट्रीमिस्ट एंड रिएक्शनरीज बाय गिविंग फ्रांसिस एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कोर्ट्स ग्लोरी डिड। He took the step in 1860 AD because the number of his opponent had increased greatly। और ऐसा उसने क्यों किया था
कि उसने अपने पहले विरोधियों को दबाया एंड विरोधियों को दबाने के बाद उसने सार्वलौकिक मताधिकार प्रदान करके दरबार के शान शौकत की तरफ आकर्षित किया। 1860 ईस्वी में उसने ये कदम इसलिए उठाया था क्योंकि उसके विरोधियों की संख्या बहुत बढ़ गई थी एंड 1860 में उसने अपने विरोधियों को, अपने अपोनेंट को शांत करने के लिए उसने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए एंड इन कॉन्स्टिट्यूशंस में चेंजेस से जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी और जो सीनेट थी उनको सरकारी नीति की आलोचना का अधिकार मिल गया था, मतलब वो सरकार की नीति की आलोचना कर सकते हैं। ओके, सभा की जो कार्यवाही थी, जो असेंबली के वर्क प्रोसेस थे, इसमें उसने क्या किया, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, द चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन गेव द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द सीनेट टू राइट द क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसी एंड द प्रोसीडिंग ऑफ द असेंबली बिगेन टू बी पब्लिश्ड। और क्या था कि जो सभा की कार्यवाही होती थी उनको पब्लिश कराने की कार्यवाही जो थी उसको प्रकाशित भी किया जाने लगा। लेकिन यहाँ देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि इसने इतना काम किया। क्या क्या काम किया, फिर से एक बार देख लेते हैं कि उसने अपने विरोधियों को, जो ओपोनेंट थे, उनको या तो डिपोर्टेशन कराया या फिर उनको इम्प्रिजन करा दिया। लेकिन उसके बाद जब उसका विरोध बढ़ने लगा तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज हुआ उसमें क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव असेंबली को ये राइट मिला और सीनेट को ये राइट मिला कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज भी कर सके एंड साथ ही साथ जो असेंबली का वर्क था, जो प्रोसीजर्स थे, उनको पब्लिश कराने का भी राइट मिल गया। लेकिन डिस्पाइट दिस द ओपोनेंट्स ऑफ द इलेक्शंस ऑफ 1863, जो इतना कुछ होने के बावजूद लगातार जो विरोध उसके लिए हो रहा था, इसी का परिणाम था कि 1863 के चुनाव में जो उसके विरोधी थे वो बहुत ही भारी बहुमत से विजयी घोषित हुए थे, उसके जो अपोजिशंस थे। अब देखते हैं उसने जो दूसरा सुधार किया था, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। ठीक है, किसी भी देश को मजबूती कहाँ से मिलती है, इकोनॉमिक्स से। ओके, तो फिनांस उसने किस तरह संभाला इसको देखते हैं। सो इन कीपिंग विद द इंटरेस्ट ऑफ द मिडिल क्लास, नेपोलियन थर्ड यूज्ड अ मोर लिबरल पॉलिसी इन द इकोनॉमिक स्फेयर। अब मध्यम वर्ग के हित को उसने ध्यान में रखा था नेपोलियन ने, और उसने आर्थिक क्षेत्र में अधिक उदार नीति का प्रयोग किया था। बहुत ही लिबरल उसने पॉलिसी रखी। उसने क्या किया कि व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए उसने गवर्नमेंट जो कंट्रोल था उसको ख़त्म कर दिया। ओके, ही अबॉलिश्ड गवर्नमेंट कंट्रोल टू इनकरेज बिजनेस। नेपोलियन थर्ड जो ये कार्य कर रहा था, इसके लिए वो इन्फ्लुएंस था सेंट साइमन से। ओके, उनके जो इकोनॉमिक उन्होंने लिबरलिज्म का दिया था एक उदाहरण उसके। और सेंट साइमन का ये मानना था कि जनसाधारण की जो भौतिक समृद्धि है उसके लिए आर्थिक साधन, यातायात के साधन, यानी जो आना जाना है, ट्रैफिक है, परिवहन है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है या एजुकेशन है, इनका डेवलपमेंट करना जो होता है वो एक किंग की ड्यूटी होती है। ओके, तो वो इसी बात से उसको काफ़ी इन्फ्लुएंस था, और इसके लिए उसने क्या किया कि सेंट साइमन का जो लिबरलिज्म था उससे प्रभावित होकर के उसने क्या क्या किया था, उसने कारखानों को सहायता दी थी, साथ में उसने सेविंग बैंक्स की भी को भी इस्टेब्लिश किया था। ओके, अब आर्थिक विकास के लिए उसने क्या किया कि आर्थिक विकास के लिए नेपोलियन ने इन्हीं सिद्धांतों को अपनाया था, और उसका जो मोटिव था, मेन ऑब्जेक्टिव जो था, हिज मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू इंडस्ट्रियलाइज्ड फ्रांस। अब क्या करना था, फ्रांस का औद्योगिक विकास जो है, यानी औद्योगिकरण करना, औद्योगिक विकास, इसके बारे में उसका मेन ऑब्जेक्टिव था। एंड इसके लिए उसने कौन कौन से काम किए, टू अकम्प्लिश दिस ऑब्जेक्टिव ही डिड द फॉलोइंग वर्क। पहला उसने क्या किया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक। और देखिए जो ये अभी मैं पोर्शन आपको पढ़ा रही हूँ इसमें कई चीज़ें आपके लिए जो है वो पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनको आप नोट्स कर लें। ओके, तो पहला उसने क्या किया, इन व्यू ऑफ द नीड फॉर क्रेडिट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन 1852 with the aim of making capital establish to industries, the Perrier brothers established a large bank called Credit Mobilier। तो हुआ क्या कि औद्योगिक जो विकास थी, जो उसके क्रेडिट के लिए, उसके साख की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 1852 में उद्योगों में पैसे, कैपिटल को
आसानी से उपलब्ध कराने के लिए जो पेरियर ब्रदर्स थे उन्होंने क्रेडिट मोबिलियर नाम की, नाम याद रखिएगा, क्रेडिट मोबिलियर नाम के एक बैंक की स्थापना की थी। ओके, एंड उसके बाद क्या है कि साथ में क्रेडिट फ्रांसियर नाम की, ही वॉज ऑल्सो एम्पावर्ड टू गिव क्रेडिट बाय सेटिंग अप अनदर बैंक कॉल्ड क्रेडिट फ्रांसियर। और क्या था कि क्रेडिट फ्रांसियर नाम के दूसरे बैंक की स्थापना की थी। और उसके बाद बैंक ऑफ फ्रांस, ठीक है, बैंक ऑफ फ्रांस की जो वर्क फील्ड था उसमें भी उसने काफ़ी वृद्धि की थी और साथ में ऋण देने का अधिकार जो था उसको दिया गया। ओके, तो इस तरह से क्या हुआ कि बैंक की स्थापना हुई तो लोगों को कर्ज मिलने लगे, उद्योगों के लिए ऋण मिलने लगे, और उद्योगों के लिए ऋण मिलने से क्या हुआ कि उद्योग बढ़ने लगे एंड औद्योगिक विकास का जो रास्ता था वो खुलने लगा। अब दूसरा देखते क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ ऑफ लेबर। अब उसने मज़दूरों की जो सुविधाएं थी उनके लिए क्या क्या किया ये देखते हैं। ठीक है, तो औद्योगिक विकास के फलस्वरूप क्या हुआ था कि जो श्रमिक थे, जो लेबर्स थे, उनकी नंबर्स बढ़े, उनमें इंक्रीज हुए। तो अब उसके बाद क्या है कि जो रिपब्लिकन्स एंड जो सोशलिस्ट थे, ओके, उन पर अपने प्रभुत्व को बनाने के लिए नेपोलियन थर्ड ने क्या किया कि जो लेबर्स थे उनको खुश रखने के लिए उसने कोशिश की। और इस कोशिश में क्या था कि उसने क्या किया, इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश हिज गवर्नमेंट ओवर द रिपब्लिकन्स एंड सोशलिस्ट, नेपोलियन थर्ड इंट्रोड्यूस्ड अ गुड एंड चीप हाउसिंग। ध्यान रखिए क्या किया मजदूरों के लिए, तो मजदूरों के लिए उसने किया था गुड एंड चीप हाउसिंग एंड इंश्योरेंस स्कीम। उसने मजदूरों के लिए क्या किया, सस्ते और अच्छे मकान। और दूसरा उसने क्या किया कि उसने बीमा योजना शुरू कर दी। ओके, एंड इस जो उसने प्रोविजंस किया था उसमें उसने लॉ ऑफ 1863 एंड 1864 इनके कानून के जो प्रावधान थे उसमें क्या उसने फैसिलिटीज़ दी, इसको देख लीजिए। उसने जो मज़दूर थे उनको अपने यूनिट जो है उसके संघ का निर्माण करने के लिए, ठीक है, वर्कर्स को क्या मिला, यूनियन बना सकते हैं। दूसरा उनको हड़ताल करने यानी स्ट्राइक करने का पावर दे दिया। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि किस प्रोविजंस के तहत जो मज़दूर हैं फ्रांस के उनको अधिकार मिलता है संघ बनाने का, उनका यूनियन बनाने का, एंड साथ में अधिकार मिला हड़ताल का। तो ये है 1863 एंड 1864। और ये किस लिए किया गया था कि जो फ्रांस में जो रिपब्लिकन्स थे एंड जो सोशलिस्ट थे उनके ऊपर अपना प्रभुत्व जमा रहे, और इसके लिए उसने मज़दूरों को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। ओके, अब आगे देखते हैं क्या किया उसके बाद उसने कि सुविधाएं जो थी उनको प्रदान करना शुरू किया, हाउसिंग बनाने के लिए दिया। जो श्रमिक थे, जो मज़दूर थे, उनका जो वर्किंग पीरियड था उसको कम किया, एंड साथ में जो उनके छुट्टियां थीं उसमें उसने बढ़ोतरी कर दी थी, और जितनी हो सके सुविधाएं उनको प्रदान की गई ताकि मजदूर वर्ग जो है वो खुश रह सके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, वर्क फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखिए कृषि के विकास के लिए क्या किया, तो किसी भी देश के उत्थान के लिए या प्रगति के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है जो इकोनॉमिक क्षेत्र में वो कितना आगे है। एंड इकोनॉमिक जो फ़ायदा है वो दो जगह से ज़्यादा दिखता है। पहला क्या है, पहले शुरू में क्या होता था, लैंड रेवेन्यूज़, तो एग्रीकल्चर अगर नहीं सही है तो भी दिक्कत है। और दूसरा क्या है, इंडस्ट्रीज़, जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनको इंक्रीज़ करना, एंड साथ में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। तो अब कृषि को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया कि नेपोलियन थर्ड ने कृषि विकास के लिए पूरा ध्यान दिया। उसने अपना पूरा अटेंशन जो है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की तरफ किया। एंड इसके लिए उसने क्या किया कि रेलों का विस्तार किया, जो ट्रेन थे, जो रेलवेज थी, इसको विस्तार किया। क्यों, ताकि अगर रेलवे की सुविधा दी जाएगी तो क्या होगा, जो फार्मर्स हैं वो जो उनका प्रोडक्ट्स हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे चांसेस, और अपने जो उपज है उसके लिए जो फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और इससे क्या होगा, फार्मर्स की कंडीशन जो है वो अच्छी होगी। तो उत्पादन में वृद्धि होगी और बिक्री में वृद्धि होगी, तो क्या होगा, जो
एग्रीकल्चर है उसमें डेवलपमेंट होगा। अब उत्पादन में कैसे वृद्धि हो, जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कैसे वृद्धि हो, तो उसने उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या किया, उसने कृषि समिति का गठन किया। ठीक है, एग्रीकल्चरल स्कूल्स, एग्रीकल्चर एजुकेशन को बनाया, कृषि शिक्षण के लिए उसने कृषि स्कूल बनाए और साथ में उसने कमेटी बैठाई जो कि इस मामले में अपने विचार व्यक्त करते थे। साथ में अच्छे प्रोडक्शन के लिए उसने इनकरेज करने के लिए कि जो किसान हैं वो खेती अच्छे से करें, उसने उनको इनाम देने की भी बात की। ओके, ताकि जो उनको एक उत्साह मिल सके कि जो अच्छे खेती जिसकी अच्छी होगी उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। ओके, तो ये इन चीज़ों से जो कृषि थी फ्रांस की उसमें भी काफ़ी सुधार देखने को मिला। अब नेक्स्ट देखते हैं हिज वर्क फॉर पब्लिक। ओके, तो नेपोलियन थर्ड ने अब क्या किया, पहले तो आपने देखा कि उसने इकोनॉमी देखा, फिर उसने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए, उसके पॉलिसीज़ उसने बनाई एंड उसके बाद क्या होता है पब्लिक वर्क के लिए क्या किया, नेपोलियन थर्ड बिल्ट ब्यूटीफुल एंड ह्यूज बिल्डिंग इन द सिटी ऑफ पेरिस, अल्सास एंड लॉरेन। अल्सास, लॉरेन एंड पेरिस में उसने बहुत ही खूबसूरत सड़कों का निर्माण किया, नहरें बनवाई गई वहाँ पे और साथ में पुल बनवाए गए। और ये कंस्ट्रक्शन इसलिए किया गया ताकि जो पेरिस, अल्सास और लॉरेन है ये नगर जो है ये खूबसूरत लगें, अट्रैक्टिव हो, लोग आएँ। तो इसके लिए इन नगरों में उसने क्या किया, बहुत ही खूबसूरत और बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स थे उनको बनवाना उसने शुरू कर दिया। साथ में जो पेरिस की सड़कें थीं वो बैरन हैसमैन के, ठीक है, बैरिस हैसमैन याद रखिएगा, बैरन हैसमैन के अंडर में पेरिस की जो सड़कें थी उनको चौड़ा कराया गया। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे रखिएगा, क्या क्या किया था पब्लिक वर्क के लिए, उसने बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई, खूबसूरती बढ़ाने के लिए उसने पुलों का, नगरों का, बागों का निर्माण कराया एंड साथ में बैरन हैसमैन के अंडर में पेरिस की जो सड़कें थीं उनको चौड़ा किया गया और साथ में जो नगर थे, जो सिटी थी, उसमें बाग बगीचे लगाए गए जिससे कि पेरिस की सुंदरता और इतनी बढ़े कि जो टूरिस्ट हैं वो पेरिस में आए। और इसके कारण जो द्वितीय साम्राज्य थी, जो सेकंड मोनार्की थी, उसकी राजधानी जो पेरिस थी वो यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए अट्रैक्शन का सेंटर बन गई थी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं रिलीजियस पॉलिसी ऑफ नेपोलियन थर्ड। सो नेपोलियन थर्ड जो था उसने कैथोलिक जो रिलीजन था, कैथोलिक जो कम्युनिटी थी, उनको कट्टर धर्म का वो था, कैथोलिक जो धर्म था उसके उनको राजनीतिक संरक्षण दिया। इसलिए नहीं कि वो खुद कट्टर था, बल्कि इसलिए कि इससे जो पॉलिटिकल कॉजेज़ थे उस वजह से नेपोलियन थर्ड ने क्या किया कि जो कैथोलिक्स थे उनको चर्च का संरक्षक बना दिया। ओके, उनको पैट्रॉन बना दिया चर्च का। और इसके पीछे ये कारण नहीं था कि वो खुद बहुत कट्टर कैथोलिक था, बल्कि कारण ये था कि उसको राजनीतिक अपना हित दिख रहा था। फ्रांस में कैथोलिक जो थे वो काफ़ी शक्तिशाली बन गए, काफ़ी पावरफुल हो गए। ओके, एज द कैथोलिक पार्टी बिकेम द मोर पावरफुल इन France, it was absolutely necessary to satisfy this party to strengthen in position its position। अब क्या था कि फ्रांस में कैथोलिक दल को इतना शक्तिशाली बनाने का जो कारण था वो था उसकी खुद की स्थिति को मजबूत बनाना। और इसके लिए ज़रूरत क्या थी कि ये जो कैथोलिक हैं, इस धर्म के जो अनुयायी हैं, जो फॉलोअर हैं, उनको सेटिस्फाइड करना। और सेटिस्फाइड कैसे वो होंगे, उनके राइट्स को, उनके पावर्स को बढ़ाना। ओके, एंड फ्रांस में जो मोस्ट ऑफ जो सेंटर ऑफ एजुकेशन थे वो कैथोलिक स्कूल्स थे। ओके, रिलीजियस एजुकेशन वाज मेड कंपल्सरी इन यूनिवर्सिटीज़ एंड पब्लिक स्कूल। क्या किया गया कि जो पब्लिक स्कूल थे एंड जो यूनिवर्सिटी थी उसमें रिलीजियस एजुकेशन को कंपल्सरी कर दिया गया। ओके, एंड फिर क्या था, अलॉन्ग विद एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रीस्ट, एंड साथ में क्या किया गया, धार्मिक शिक्षा को जो पादरी के प्रभाव थे उनको बढ़ाने के साथ साथ धार्मिक शिक्षा अनिवार्य की गई और पादरी जो थे उनके प्रभाव को बढ़ा दिया गया। ओके, एंड यही नहीं किया गया बल्कि कैथोलिक पादरी जो थे उन्हीं के विवाद को लेकर के नेपोलियन थर्ड ने
क्रीमिया के वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था, जिसके बारे में हम नेपोलियन थर्ड की जब फॉरेन पॉलिसी को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। तो ये जो नेपोलियन थर्ड की होम पॉलिसी थी ये आज आपने लेक्चर वीडियो में देख लिया। एक बार हम फिर से अपने वीडियो को रिवाइज कर देते हैं। क्या क्या पढ़ा आज हमने देखा कि होम पॉलिसी में नेपोलियन थर्ड ने सबसे पहले तो जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी उसको ख़त्म करने के लिए उसने प्रेस पर बैन लगाया। ध्यान रखिए क्या किया उसने प्रेस पर बैन लगाया, न्यूज़पेपर पर बैन लगाया, एंड साथ में उसने अपने अपोनेंट्स को या तो डिपोर्टेशन कराया या फिर उनको इम्प्रिजनमेंट। एंड साथ में उसने क्या किया कि जो इसकी गतिविधियाँ थीं इसमें उग्रवादियों को उसने लिबरल होकर के साथ दिया, लेकिन इसके बावजूद उसके विरोध होते रहे, एंड विरोधियों के संतुष्टि के लिए उसने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज भी किया 1860 में, लेकिन जो उसके विरोधी हैं वो बढ़ते रहे, जिसका रिजल्ट जो है वे 1863 में देखने को मिलता है। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या किया उसने? मिडिल क्लास के सुविधा का ध्यान रखा, और क्या किया उसने कि उसने लिबरल पॉलिसी बनाई। लिबरल पॉलिसी में क्या किया? उसने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोशिश किया। उसके बाद उसने बैंक्स को, सेविंग बैंक्स को बढ़ाया शुरू किया, एंड इन चीज़ों के लिए जो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस था वो किसका था? सेंट साइमन का। दूसरा, बैंक के इस्टेब्लिशमेंट में कौन कौन से बैंक थे? तो 1852 में पेरियस ब्रदर्स ने क्रेडिट मोबिलियर बैंक की स्थापना की, साथ में क्रेडिट फ्रांसियर बैंक एंड बैंक ऑफ फ्रांस। ठीक है, ये 3 बैंक आपने देख लिए। फिर जो फैसिलिटीज़ थी लेबर के लिए उसमें क्या किया कि उनको चीप हाउसिंग एंड अच्छे घर, सस्ते घर, उनको आवास, उनकी स्थिति सुधारने के लिए आवास की सुविधा दी। साथ में उसने एक लॉ पास किया था जिसमें 1863 और 1864 में, जिसमें कि उसने वर्कर्स को राइट दिया था अपना यूनियन बनाने के लिए, उनको स्ट्राइक करने के लिए, एंड एज वेल उनका वर्किंग पीरियड कम करना, एंड साथ में उनको उनके बीमा कराने के लिए भी, इंश्योरेंस कराने के लिए भी उनको सुविधा दी गई। नेक्स्ट, एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए उसने क्या किया था? तो उसने रेलवे बनवाए, रेलवे को बढ़ावा दिया। क्यों? ताकि फार्मर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर सके अपने प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह और उनको अच्छी खासी कीमत मिल सके। साथ में एग्रीकल्चर बढ़ावे के लिए उसने कमिटीज़ बनाई, स्कूल्स बनाए एग्रीकल्चर जानकारियों के लिए। साथ में उसने रिवॉर्ड्स को भी रखा कि अगर कोई गुड प्रोडक्शन करता है, अच्छा प्रोडक्शन होता है तो उसको वो पुरस्कार भी देगा। और इन कार्यों से क्या हुआ कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। पब्लिक वर्क्स में उसने क्या किया कि पेरिस और अल्सास तथा लॉरेन में उसने बड़ी और खूबसूरत इमारतें बनवाईं, और उसके बाद उसने पेरिस की सड़कें चौड़ी की जो कि बैरन हैसमैन के अंडर में की गई काम। और इस वर्क से क्या हुआ कि जो सेकेंड एम्पायर की राजधानी जो थी, जो कैपिटल था पेरिस, वो आकर्षण का केंद्र बना और टूरिज़्म बढ़ने लगा। साथ में रिलीजियस पॉलिसी में इसने क्या किया कि कैथोलिक जो थे इनको इसने ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया, और ये प्रोटेक्शन कैथोलिक धर्म के लिए फॉलोअर बनकर नहीं, इसके कैथोलिक धर्म की तरफ झुकाव की वजह से नहीं बल्कि पॉलिटिकल कॉजेज़ की वजह से था, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को मजबूत करना चाहता था और इसीलिए उसने कैथोलिक्स को सुविधाएं प्रदान की थी। चर्च की सुविधा प्रदान की, चर्च का एक तरह से उनको मेन प्रधान बनाया गया, कैथोलिक स्कूल्स को इस्टेब्लिश किया गया, धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, और पादरियों के महत्व को बढ़ाने के लिए धार्मिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। तो आज ये जो हमने पढ़ा इसमें पूरा होम पॉलिसी हमने नेपोलियन थर्ड का पढ़ा। उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को नोट कर लिया होगा, एंड जो अगला लेक्चर वीडियो होगा उसमें हम नेपोलियन थर्ड की फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे, जिसमें जो अभी मैंने यहाँ पे मेंशन देखिए किया है कि पादरी के लिए और कैथोलिक जो प्रीस्ट थे उन्हीं के सवाल पे क्रीमियन वॉर में भी वो था। हमारा अगला वीडियो आएगा जिनमें हम नेपोलियन थर्ड की फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। संबंधित क्वेश्चन जो हैं ये आप लोगों को ERP पे दे दिए गए हैं, आप आंसर लिखिए एंड उन्हें अपलोड करते रहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।